भारत में ठगों का इतिहास बहुत पुराना है और सही तरीके से यह नहीं बताया जा सकता कि इसने एक जातिगत व्यवसाय का रूप धारण कब किया, लेकिन मशहूर ठग भारत में 7वीं शताब्दी के बाद से ही दिखाई देते हैं। यह भी माना जाता है कि ठगों का ज्यादा प्रभाव भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद से ही बढ़ा। ज्यादातर ठगों का कोई ना कोई संपर्क अफगानिस्तान से रहा है। वैसे ठग शब्द संस्कृत के शब्द स्थग से बना है, जिसका मतलब होता है कि हत्यारा। ठग पेशा कालांतर में जाति में बदल गया और बाप से बेटे को यह विरासत के तौर पर मिलने लगा। अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का इलाका ठगों के प्रभाव में लगभग 300 सालों तक रहा, जब तक एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन ने इनका उन्मूलन न कर दिया। ठगों का प्रारंभिक इतिहास तो ठीक ठीक किसी को नहीं मालूम, लेकिन ग्रीस के इतिहास में पहल इसका वर्णन मिलता है। हेरोडोटस की इतिहास की 7वीं किताब में जेरेक्कस की सेना में 8000 घोड़े एक ठग द्वारा दिया जाना बताया गया है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि ठगों का मूल स्थान फारस रहा होगा। भारत में ठगों का लिखित वर्णन फिरोज शाह के इतिहास ग्रंथ में मिलता है, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में लिखा था। वे लिखते हैं कि 1290 ईस्वी में दिल्ली में 1000 ठग पकड़े गए, लेकिन उनके अपराध को साबित नहीं किया जा सका और उन्हें छोड़ना पड़ा। ये ठग दिल्ली छोड़कर बंगाल की तरफ चले गए और अगले 500 सालों तक बंगाल ठगों का गढ़ बना रहा। ठगों का अगला वर्णन भारत के इतिहास में अकबर के शासनकाल में मिलता है, जब अकबर की सेना ने इटावा से 500 ठगों को गिरफ्तार किया। 1666 में भारत की यात्रा करने वाला फ्रांसीसी यात्री थेवनॉट लिखता है कि यात्रा के दौरान उन्हें चेतावनी दी गई कि शेर, चीतों और भालुओं, डाकुओं से ज्यादा उन्हें ठगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाकी सबसे तो बचने की संभावना भी है। ठगों के हाथ पड़ जाने पर आपको कोई नहीं बचा सकता। विलियम एच स्लीमन के पोते जेम्स स्लीमन ने ठगों के उन्मूलन के अपने अभियान पर एक पुस्तक ठग और अ मिलियन मर्डर्स लिखी, जिसमें उन्होंने कई मशहूर ठगों के इकबालिया बयान का जिक्र किया है। वह किताब में लिखते हैं कि उनका सामना बहराम खान नाम के एक ठग से हुआ था, जिसने अपने 40 साल की ठगी में 936 लोगों की हत्या की थी। ऐसे ही दूसरे ठग रमजान खान और कुत्ते खान थे, जिनके नाम 604 और 508 लोगों की हत्या का इल्जाम था। इन ठगों को हत्या की संख्या के आधार पर ही अपनी जाति में इज्जत और औहदा मिलता था, इसलिए हर ठग ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करना चाहता था, ताकि ठग समाज में वह ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर सके। ठग ज्यादातर सफर कर रहे यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। ये अपना शिकार रास्ते में पड़ने वाले सरायों और धर्मशालाओं में से चुनते थे। ठग जाति में ज्यादातर लोग मुसलमान समुदाय से थे, लेकिन शिकार चुनने के मामले में वे कोई धार्मिक बाध्यता नहीं रखते थे। उनका शिकार किसी भी जाति धर्म का होता था। उन्होंने जितने मुसलमान मुसाफिरों की हत्या की, उतने ही हिंदू यात्रियों की भी। ठग धावा बोलकर या लड़कर शिकार नहीं करते थे। वे शिकार को पहले अपने भरोसे में लेते थे, उनसे मित्रता करते थे, और जब व्यक्ति को उन पर भरोसा हो जाता था तो वे सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी हत्या कर उसका धन लूट लेते थे। ठगों का मूल उद्देश्य हत्या ही होता था, क्योंकि वे मौका मिलने पर गरीब भिखारियों तक को मार डालते थे। इन ठगों में महिला शिकार को लेकर एक सिद्धांत था। वे अपनी महिला शिकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते थे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना ठग जाति में अच्छा नहीं माना जाता था। ये ठग हमेशा समूह में अपना शिकार किया करते थे। वे एक भेड़ियों के झुंड की तरह थे, जो शिकार के अनुसार अपनी रणनीति तय करते थे। इस झुंड का एक मुखिया होता था, जो शिकार की हत्या किया करता था। उसके पास ही रूमाल हुआ करता था, जिससे वह शिकार का गला घोटता था। बाकी सदस्य शिकार को काबू में करते थे और ऐसी जगहों पर वार करते थे जिससे शिकार बेबस होकर कमजोर हो जाता था। ये बड़े अच्छे अभिनेता होते थे। ये इतिहास के भी अच्छे जानकार होते थे। स्लीमन अपनी पुस्तक में इनके शिकार की एक घटना का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि अमीर व्यापारी, जो कि अपने साथ एक सुरक्षा दस्ता लेकर चल रहा था,
उसे लूटने के लिए ठगों का समूह गरीब होने का अभिनय करने लगा और व्यापारी से दयालुता की उम्मीद करते हुए उन्हें अपने दल में शामिल करने का आग्रह करते हैं। कुछ दिन की यात्रा में वे दल का इतना सहयोग करते हैं कि दल उन पर विश्वास करने लगता है। वे सिपाहियों से मित्रता कर लेते हैं। वे खानसामे की पूरी सहायता करते हैं ताकि रसोई का काम उन्हें मिल जाए। ऐसा हो जाने पर वे रात के समय भोजन में बेहोशी की दवा मिला देते हैं और जब दल भोजन करके बेहोश हो जाता है तो ठग सारा माल लूटने से पहले पूरे दल की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। एक शिकार करने के बाद अगला शिकार खोजने के लिए ठगों में एक रिवाज प्रचलित था जिसे कुदाली रिवाज कहते थे। यह लगभग 2.5 किलोग्राम की कुदाली जो 7 इंच लंबी होती थी, इसे ठग बहुत ही श्रद्धा के साथ बनाते थे। इसे कुसी भी कहा जाता था। यह गैंग के सरदार के पास रहता था जिसे सरदार अपने कमरबंद में छुपाए रखता था। जब वे ठगी की वारदात कर लिया करते थे तब अंधेरे में इस कुदाली को फेंका जाता था। अगले दिन सुबह जाकर ठग यह देखा करते थे कि कुदाली का मुंह कौन सी दिशा की तरफ है। अगला शिकार खोजने के लिए वे उसी दिशा में जाया करते थे। वे इसी कुशी या कुदाली का प्रयोग अपने शिकारियों की कब्र खोदने के लिए भी करते थे। ये ठग हत्या के लिए एक विशेष रुमाल का इस्तेमाल करते थे जो करीब 30 इंच लंबा होता था, जिसके दोनों सिरों पर एक सुव्यवस्थित गांठ लगी रहती थी। इन गांठों की मदद से वह अपनी पकड़ मजबूत बनाता था। गले के चारों ओर वे इसे 3 बार लपेटते थे और शिकार का गला घोंट देते थे। इस प्रक्रिया को वे लकड़ी के गट्ठर को बांधना कहते थे। ठग अपने शिकार को चिन्हित करने से लेकर उसकी हत्या करने तक की सारी योजना की बातचीत कूट भाषा में किया करते थे। जैसे शिकार को मारने का सिग्नल था, तबक ले आओ। तबक का मतलब तंबाकू होता है। वे अपने शिकारों की हत्या करने के बाद निश्चित स्थानों पर दफनाते थे जिन्हें वे वेल्स कहते थे। यह उनके शिकारों की कब्रगाह हुआ करती थी। वे अपने शिकारों को दफनाने से पहले कई टुकड़ों में काट दिया करते थे ताकि शरीर फूले नहीं और दफनाई हुई लाशों की वजह से जमीन ऊपर की ओर ना उठे। दफनाने के लिए कब्र खोदने से पहले वे जमीन पर अपना टेंट लगा लिया करते थे। टेंट के अंदर ही खुदाई करते थे। शिकार को दफनाने के बाद कई दिनों तक वे उसी टेंट में रहते थे और बिना किसी परेशानी के उस कब्र पर तब तक खाया और सोया करते थे कि जब तक जमीन सामान्य न दिखने लग जाए। ठग इतने निर्दयी थे कि वे हत्या करने के बाद खुशी मनाते थे और मुंह मीठा करने के लिए गुड़ खाया करते थे। इस प्रथा को गुड़ देना कहते थे। नए ठग जो इस गुड़ को चखते थे वे फिर जिंदगी भर ठगी बनकर रह जाते थे। इस तरह से नए ठगों को यह गुड़ खिलाकर ठगी करने के लिए प्रतिबद्ध कर लिया करते थे। इसे बलि का गुड़ भी कहा जाता था। ठगी का पेशा बाप से बेटे को विरासत में मिलता था। नए बढ़ते हुए ठगों को बिकुरिया कहा जाता था। जब उन्हें थोड़ा समय हो जाता था तो उन्हें शिकार को दफनाने का काम दे दिया जाता था। इन्हें लूगा कहा जाता था। शिकार दफनाने का काम जब वे आधे घंटे से भी कम समय में करना सीख जाते थे तो उन्हें शिकार को दबोचने का प्रशिक्षण दिया जाता। शिकार को दबोचने वाले ठग शमसिया कहलाते थे। सबसे बेहतर शमसिया को आगे चलकर ठगों का सरदार बनने का मौका मिलता था, जिसके पास शिकार की हत्या करने का अधिकार होता था। इन्हें भुरतोती कहा जाता था। यह ठगों को मिलने वाली सबसे बड़ी उपाधि थी। अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद भी बंगाल में ठगों का आतंक रहा। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को भी व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ती थी। ठगों ने अंग्रेजों को भी अपना शिकार बनाया। 1823 में उन्होंने अंग्रेजों के एक छोटे दल को मार डाला। यह खुलासा होने के बाद कि यह काम ठगों का है, अंग्रेज सरकार ने उनका उन्मूलन करने का फैसला लिया। इसके लिए सर विलियम हेनरी स्लीमन को लगाया गया। स्लीमन ने इस काम को पूरा करने के लिए पहले ठगों पर एक रिसर्च किया। उन्होंने ठगों को जिंदा पकड़ा और अपने सद्व्यवहार से उनका विश्वास हासिल किया ताकि वे ठगों की गुप्त विद्याओं और उनके काम के तरीकों को जान सके। काम की शुरुआत में ठगों को पकड़ने के बाद भी उन्हें सजा दिलाना बहुत मुश्किल काम रहा,
क्योंकि ठग अपने पीछे कोई सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं छोड़ते थे। विलियम बेंटिक उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। स्लीमन ने अपनी यह समस्या गवर्नर जनरल को बताई। इससे निपटने के लिए सरकार 1836 में नया एक्ट लेकर आई, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि व्यक्ति का संबंध किसी ठगी गैंग से होने पर भी उसे फांसी या उम्र कैद की सजा दी जा सकती थी। इस तरीके ने काम किया और 1840 में ठगी का पूरी तरह सफाया हो गया। बहराम खां भारत का सबसे कुख्यात ठग था, जिसने 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसका जन्म 1765 में हुआ और 75 साल की आयु में 1840 में इसकी मृत्यु हुई। स्लीमन ने इसे फांसी की सजा दिलवाई। बहराम खां को ठगों का राजा या बहराम जमादार भी कहा जाता था। अवध और उत्तर भारत इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र था। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।